बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के आज 2 साल पूरे हुए हैं और आज ही उनकी काबीना की एक सीनियर वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में उन्होंने बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में कुछ दिन पहले कत्ल होने वाले एक नौजवान हयात बलोच की तस्वीर को पोस्ट किया, जिसमें उसकी वालदा और वालिद जो हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं, आहो बक्का कर रहे हैं। और इस ट्वीट में डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब जो हैं उन्होंने इसकी मजम्मत किया है, ये जो कुछ भी हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्वीट मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं आज के दिन इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ। पहली तो बात यह है कि डॉक्टर साहबा ने आज ही ये ट्वीट किया है और आज मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उनकी हुकूमत की एक वज़ीर साहिबा जो है उनकी ट्वीट से पता चल रहा है कि नाइंसाफ़ी अभी भी अरूज पर है और नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन एक दूसरा पहलू यह है कि इसी हुकूमत की एक वज़ीर इस नाइंसाफ़ी की मजम्मत भी कर रही है। तो ये हुकूमत के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस हुकूमत के इन 2 साल में इसकी कामयाबियाँ क्या हैं, इसकी नाकामियाँ क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, और इससे पहले वो इसी हुकूमत में वज़ीर इत्तलात भी थे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर दाखिला। सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब आपको भी और एहसन इकबाल साहब को भी, कि ये जो मैंने पहले ट्वीट का जिक्र किया, इस ट्वीट से मिलती जुलती एक और बात है जो इमरान खान साहब ने पिछले साल हमें इंटरव्यू में कही थी वज़ीर आज़म बनने के बाद। और वो ये कह रहे थे कि हम एक ऐसा कल्चर पाकिस्तान में कायम करना चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और FIA है और पुलिस है, इस तरह के जो इदारे हैं उनमें और हुकूमत के दरमियान और अवाम के दरमियान एक अच्छा एतमाद का रिश्ता कायम हो। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें की थी, ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा था। मेरा जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसको हम बड़े बड़े जब बाहर से गेस्ट आते हैं उनको ठहराने के लिए या वहाँ फंक्शन के लिए रखा हुआ है। जो इतनी बड़ी ज़मीन है उसकी एक ज़बरदस्त एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। जो हमारी FBR है इसको बिल्कुल हमने बदलना है, इसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी है। शब्बर जैदी और मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैंने और शब्बर जैदी ने इसको ठीक करना है। साथ साथ इदारे जो हैं गवर्नमेंट के, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के FIA है, पुलिस है वगैरह वगैरह, जो इन इदारों को हमने लोगों को ये एहसास हो कि ये हमारे दुश्मन नहीं हैं जी, इनको हमने ठीक करना है। साथ साथ ये रिफॉर्म्स चलती जाएगी। जो टैक्स चोरी करें हमें मजबूर होंगे सजाएं देने के लिए। हम आपके अगर बेनामी असासे हुए हमने उनको जब्त करना है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो शीरी मज़ारी साहबा ने ट्वीट की और इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद भी इस अज़म का इरादा किया कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, FIA है, इसको लोग अपना दुश्मन ना समझें। 2 साल पूरे हो गए हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और आम लोग हैं, इनके दरमियान एक एतमाद का रिश्ता कायम करने में हुकूमत कामयाब हो गई है? देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पाकिस्तान में बहुत सारी हैं और मुख्तलिफ के जो है वो मुख्तलिफ काम हैं। कई जगहों के ऊपर कामयाबियाँ हुई हैं, कई जगहों के ऊपर उस तरह की कामयाबियाँ नहीं हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि FIA की जैसे ओवरऑल अगर आप बात करें या पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। सो ये कहना कि हमें कामयाबी मुकम्मल हासिल हो गई है, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि कोई हुकूमत इसमें नाकाम हो गई है, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। जो सिमत है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दी है रिफॉर्म्स की, वो बिल्कुल सही है सिमत है। अभी इनमें फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए FIA की तनख्वाहों में जो है वो इजाफ़ा किया गया है, उनकी मराहत में इजाफ़ा किया गया है। लेकिन इसका ओवरऑल जो ताल्लुक है वो जस्टिस सिस्टम से है और जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स में अभी तक जो सब्सटेंटिव इसमें आना चाहिए वो नहीं आया है। और इस पे यकीनी तौर के ऊपर फ़रोग नसीम साहब से आज भी बड़े तल्ख सवाल हुए हैं और काबीना में उनसे पूछा गया है कि जो रिफॉर्म्स का वादा हमने किया था वो अभी तक जो है उस तरफ क्यों नहीं पहुंचा। सो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनका काम है डिलीवर करना, और लॉ एंड जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है उसका काम है कि वो रिफॉर्म्स जल्द अज जल्द लेके आए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। एहसन इकबाल साहब, आप वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात कम हो गए हैं?
देखिए, मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं मजमूई तौर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में काफ़ी हमने उनकी कमर तोड़ दी थी और पुरअमन कर दिया था कराची को भी और बलूचिस्तान को भी, और मगरबी सरहदें भी बड़ी हमारी महफूज हो गई थी। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें पिछले चंद माह से, तो फिर बलूचिस्तान के अंदर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। कराची में अगर आप जाके लोगों से मिलें तो वो बताएंगे कि एक दफ़ा फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ने की तरफ जा रही है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है। हमें जो कामयाबी मिली कराची में बिलखसूस, उसकी वजह यह थी कि हमने सूबाई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, सूबाई हुकूमत ने हमें सपोर्ट किया। देखिए, नेशनल गवर्नेंस जो है ना, इसके अंदर जब तक आप एक कोऑर्डिनेशन नहीं करते, आप इंक्लूसिव नहीं होते, आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अब इस वक्त सूरत यह है कि ये हुकूमत हर उस इकाई से लड़ाई पर है जहां पर इनकी हुकूमत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आपके नोटिस में ले आऊँ कि एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें यूनाइटेड नेशंस के हवाले से बताया कि इस वक्त भी अफ़गानिस्तान में 6000 पाकिस्तानी इंसर्जेंट्स जो हैं वो उनको पनाह दी गई है। और 16 अगस्त को, यानी कि आज से 2 दिन पहले, अफ़गानिस्तान के सूबे लोगर में एक इजलास हुआ है। उसमें मौलवी रफ़ीउद्दीन उर्फ अबू हमज़ा जो है, उसने ये वहाँ पे इजलास किया है और इंस्ट्रक्शन ये जारी किया है कि आप ये बताएं कि इजलास पाकिस्तान में हुआ और उसमें उन्होंने बहुत से ग्रुप्स को मुत्तहिद किया एनडीएस और रॉ के लोगों की मौजूदगी में। तो हामिद मीर साहब, हम तो अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए आउट ऑफ वे जाके किरदार अदा कर रहे हैं। तो फिर अगर वहाँ पर जो अमरीकी लोग हैं और जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो इन चीज़ों पर हमारे साथ नहीं ताउन कर सकती और वो वहाँ पर हमारे इस खैर सगाली के जवाब में इन ग्रुपों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? ये तो चीज़ हुकूमत की सफारतकारी की है कि जब हम एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर पीस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके जवाब में कम से कम हम ये गारंटीज तो ले सकते हैं कि वहाँ अफ़गानिस्तान की सरजमीन को कोई हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये उसी तरह की एक बड़ी नाकामी है जैसी कि हमने कश्मीर के अंदर देखी। और मैं समझता हूँ कि आप देखिए 72 साल की तारीख में कमज़ोर हुकूमतें भी आईं, मजबूत हुकूमतें भी आईं। भारत को हामिद कभी जुर्रत नहीं हुई थी कि कश्मीर की तरफ मैली निगाह उठा के देखे। और मुझे दिल रो रहा है मेरा जब मैं उस नौजवान को चेहरा देखता हूं कि जिसको आनी मुक्के मारे जा रहे थे, खून के फवारे निकल रहे थे और सिक्योरिटी फोर्स कहती थी कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद, वो फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था। हमने ये कश्मीर को कैसे दे दिया कि भारत ने उसको लुकमा तर समझ के खा गया और हम एक साल तमाशा देखते रहे। अच्छा, ये वो नाकामियां हैं जिनके लिए ये हुकूमत जवाबदेह है। अच्छा, इस पे फवाद चौधरी साहब अभी जवाब देते हैं, लेकिन फवाद साहब, डॉक्टर श्री मज़ारी साहबा जो है उन्होंने खारजा पॉलिसी के हवाले से एक बात की है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ज़रा ये भी बता दें कि आप उनसे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, लेकिन ज़रा सुन लें उन्होंने क्या कहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नया नैरेटिव दिया कश्मीर पे, जिधर पहली दफ़ा मोदी का जो एक्सट्रीमिज्म है वो नाज़ीज़ के साथ मिलाया गया। मैं कहती हूँ जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स किए हैं और जितना उन्होंने पूरा नैरेटिव बदला है सिंगल हैंडेडली, अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे कश्मीर की पॉलिसी बना रहे हैं वो इसको टेक अप करते तो आज हालात बहुत फ़र्क होते। ये जो ट्रेडिशनल आउटडेटेड मेथड ऑफ डिप्लोमेसी है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये फवाद साहब आप एग्री करते हैं कि ट्रेडिशनल जो डिप्लोमेटिक मेथड है ये ख़त्म होना चाहिए? अच्छा, पहले तो मैं एहसन इकबाल साहब ने जो कश्मीर के ऊपर बात की है, देखिए उनका एनालिसिस बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सारा ब्लेम इस तरह से डाला है कि जैसे पता नहीं कश्मीर पहले जो है वो भारत पाकिस्तान की वजह से ये इक़दाम नहीं कर रहा था या कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। देखिए पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है। पहले सबसे पहले देखिए शुरू कहाँ से हुआ। शुरू यहाँ से हुआ कि जवाहरलाल नेहरू खुद ये मामला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गए और हिंदुस्तान ने ये कहा था कि हम यहाँ पे प्लेबिसाइट जो है वो कराएंगे। और उसके बाद कई दहाइयों तक जवाहरलाल नेहरू का जब तक असर रहा भारत में, भारत इसके ऊपर जो है वो कारबंद रहा। उसके बाद पाकिस्तान 3 जंगें लड़ चुका है कश्मीर के ऊपर। हमारे तो जेलम में, जहाँ से मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ और जहाँ से एहसन इकबाल साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, हमारे तो देखिए कोई गांव नहीं है जहाँ पे शहीद नहीं है कश्मीर के लिए। हमारे लोगों ने अपनी जानी कुर्बानियां दी हैं, माली कुर्बानियां दी हैं, जो हो सकता है
पाकिस्तान ने अपनी तमाम जो पॉलिसीज हैं उनका महवर हमेशा कश्मीर को रखा है। सो ये कहना कि कोई हुकूमत ने या इस हुकूमत ने या किसी और हुकूमत ने उसमें कोई पसंदाज किया है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अब नरेंद्र मोदी इस बार ये क्यों कर सके और पहले क्यों नहीं कर पाए? भारत की सोसाइटी के अंदर एक जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, जो एक गांधी जी से शुरू हुआ और आज देखिए जो गांधी के कातिल है वो वहां पे बरसर इक़्तिदार है। सो ये एक भारत के अंदर का एक एवोल्यूशन है जिसकी वजह से भारत के और इस खत्ते के ये प्रॉब्लम जो है वो आए हैं। और अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म आया है, खुद पाकिस्तान में भी, हमारे यहाँ भी एक्सट्रीमिज्म आया अफगानिस्तान के बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कभी भी लोगों ने एक दहशतगर्द तंजीम को या एक्सट्रीमिस्ट को, जिस तरीके से मोदी हैं या अमित शाह हैं, उनको वोट दे के इलेक्ट नहीं किया। पाकिस्तान में हमेशा लोगों ने मॉडरेट फोर्सेस को इलेक्ट किया है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ, एंटी पाकिस्तान स्लोगन के ऊपर और वहां पर आरएसएस की जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसके ऊपर वोट किया लोगों ने, और वोट करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उनको ऊपर बैठ गए। और गुजरात के जो फसादात हुए, अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता, अगरचे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि बड़ी कोई सिचुएशन आइडियल नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, बट हमारे यहाँ तो गुजरात जैसे किसी फसाद को कभी किसी गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दी है। हमारे यहाँ तो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो वो चाहे इंतहाई राइट विंग के पॉलिटिशियन भी हैं, वो जुर्रत नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में अक़लियतों के बारे में वो अल्फाज या वो इक़दाम करें जो कि हिंदुस्तान में हो रहे हैं। तो लिहाजा उस सिनेरियो को भी सामने रखें और ये ना कहें कि ये मामला जो है हुआ है। अच्छा, जो शीरी मज़ारी साहिबा की स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सिक्योरिटी एनालिस्ट ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी एक ओपिनियन है, शाह महमूद कुरैशी साहब की एक अलहदा ओपिनियन है। दोनों को मैं समझता हूँ कि मेरा दोनों के लिए बड़ा एहतराम है और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क हो सकता है, लेकिन दोनों को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की हक हासिल है। लेकिन आपके ख्याल में ये पब्लिकली बात करनी चाहिए? डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने अगर की है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल और बड़ी अहम वज़ीर है आपकी हुकूमत की, तो वो भी हो सकता है कि वो उन्होंने तंग आके बात की हो, क्योंकि लोग जो है वो जहाँ पे भी जाएं वो लोग बात करते हैं कश्मीर की, तो उनको भी फिर कहना पड़ गया कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिप्लोमेसी है इसको चेंज करें। वो इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, बाहर नहीं करें और सिर्फ जो है वो इंटरनल करें। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, बाहर क्यों ना हो। सो इसके ऊपर भी दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। अच्छा, अब ज़रा ये बताएं कि ये जो इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि काबीना जो है उसमें सिर्फ 17 बंदे होंगे, 17 आदमियों की काबीना होगी, तो अब तो ये 50 तक पहुंची हुई है। इसकी क्या वजह है? नहीं, अब भी 22 लोग हैं फेडरल काबीना जो है, फेडरल कैबिनेट आर्टिकल 91 अगर आप देखें तो आर्टिकल 91 अगर आप एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट मिलाएं तो 50 तक पहुंच जाती है। वो फिर काबीना तो नहीं है ना, वो तो बाय इनविटेशन, तो आप चाहे जिसको मर्जी बुला दें। काबीना जो है आर्टिकल 91 अगर आप उठा के देखेंगे तो वो है प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स। सो प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर जो है वो 22 है। बाकी लोग जो है वो अब वो जो काबीना में बाय इनविटेशन आते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो जो हफीज शेख साहब हैं वो बाय इनविटेशन आते हैं, वो काबीना के मेंबर नहीं है। इसीलिए आप देखें कि जब वो अभी जब NFC अवार्ड हुआ तो उनका नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा, क्योंकि उनको आप उसमें नहीं रख कर सकते थे। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है दैट रेस्ट्स विद द फेडरल कैबिनेट एंड नॉट विद द एडवाइजर्स एंड SAP। अच्छा, मैं आपसे ये पूछने की जिसारत कर सकता हूँ कि क्या आपकी इतनी बड़ी कौमी असम्बली में, आपकी पार्टी में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हफीज शेख साहब की जगह पे वजीर बन सके? देखिए, पाकिस्तान में ट्रेडिशनली ये रहा है कि टेक्नोक्रेट जो है उसको लगाया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। PMLN ने भी इसहाक डार को जो है वो अब रखा, फिर मिफ्ता इस्माइल को रखा, उससे पहले खुद हफीज़ शेख साहब को पीपल्स पार्टी ने रखा। फिर आपको मालूम है VA जाफरी साहब बड़ा अरसा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो एडवाइस करते रहे, जो ट्रेडिशनली रखा गया है। बट मेरी मेरी ओपिनियन पूछे, मेरी नज़र में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्योरली पॉलिटिशियन होना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर वो बुक्स को मैनेज करते हैं और वो एक जो मैक्रो पिक्चर है, जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसको उस तरह से वो मैनेज नहीं करते हैं। सो एडवाइस के ऊपर जो है वो ज़रूर टेक्नोक्रेट्स हो जाएं, बट डिसीजन मेकिंग शुड रेस्ट विद द पॉलिटिशियंस। जी, एहसन इकबाल साहब, आप एग्री करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर एक पॉलिटिशियन होना चाहिए? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हो, अगर वो टेक्नोक्रेट है, जैसे हमारे यहाँ इसहाक डार साहब सेनेटर थे, सरताज अजीज साहब सेनेटर थे, उसे मुंतखब होना चाहिए ताकि वो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को भी देखे और एक पॉलिटिकल इकोनॉमी को मैनेज करे। ये कोई आप साइलोज में
नहीं चला सकते मुल्क की जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं और इकॉनमी को। लेकिन जो बात अभी फवाद साहब ने कही कि 22 रुकन की काबीना है, मैं समझता हूँ कि वो एक ठीक है, थोड़ा सा एक सहारा ले रहे हैं कानूनी नुक्ते का। असल बात तो ये है कि अगर आप काबीना के तमाम इजलास देखें और उसके अंदर अभी आप इन्हें कहें कि ये अटेंडेंस की शीट दें कि पिछले जो काबीना के इजलास हुए बाई इन्विटेशन वो होता है कि जिसका कोई सब्जेक्ट मैटर हो, कभी एक आध दफ़ा बुला लिया। ये 50 के 50 लोग तो हर कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं। ये हाफ सेंचुरी है स्पेशल असिस्टेंट्स की, एडवाइज़र्स की, गैर मुंतखब लोगों की। और पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी काबीना में गैर मुल्की शहरियत के लोगों को इस तरह काबीना का हिस्सा नहीं बनाया गया था जिस तरह इस हुकूमत ने बनाया है। तो इसलिए इतनी बड़ी काबीना रख के, चलिए आप रख लें 50 की बजाय 60 कर लें, 100 कर लें, एक आम आदमी को तो रिलीफ देना। इस हुकूमत की और गवर्नेंस का जो वो कहते हैं ना कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन द टेस्ट। आप जरा 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, खुद को एक खातून खाना की जगह खड़ा करें, एक नौजवान की जगह खड़ा करें, एक मजदूर की जगह खड़ा करें, एक किसान की जगह खड़ा करें। क्या 2 सालों में आप इतने दावे करते थे, आपने सुनाया कि जी हम बिजली सस्ती कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे। असद उमर साहब कहते थे कि हम शुगर के ऊपर, घी के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म कर देंगे। क्या आपने जो बुनियादी चीज़ें सस्ती की हैं? आटा हमारे दौर के अंदर जब हमारी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 6 मिनिस्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हफीज़ शेख साहब भी थे, वो मुशीर खजाना है। उन्होंने एक बात बड़े क्रेडिट के तौर पे कही है कि हमने 5000 अरब रुपए के वो कर्जे वापस किए हैं जो कि पिछली हुकूमतों के दौर में हमने भी पिछली हुकूमतों, हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमतों के कर्जे वापस करती है और हमने भी हमसे पिछली हुकूमतों के कर्जे वापस किए। हुकूमत ने सिर्फ 2 साल में 5000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए। पाकिस्तान के जो भी कर्जे जब ड्यू होते हैं हर हुकूमत को वो वापस करने होते हैं। हमने भी हजारों अरब के कर्जे वापस किए। असल बात ये भी नहीं बताते, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने जितने 5 सालों में कर्जे लिए थे, जिनको ये सुबह शाम हमें कहते थे कर्जा 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 कर्जा, पौने 2 सालों में हामिद मीर साहब इन्होंने उससे ज्यादा कर्जा ले लिया है। हमने तो कर्जे लेकर 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाई। अगस्त 2018 में जो कर्जे थे, सरकारी कर्जे थे, वो थे 25 ट्रिलियन और अगस्त 2019 में ये 31 ट्रिलियन हो गए और अगस्त 2020 में ये 35.2 ट्रिलियन हो गए। तो देखिए ना, 10,000 अरब से क्रॉस कर गए पौने 2 सालों के अंदर। तो मैं ये पूछता हूं कि आप हमें कर्जों के ताने देते थे, हमने तो कर्जों से बिजली का बहरान हल किया, हमने तो कर्जों से मोटरवेज का जाल फैलाया। अभी मैं लेकिन उन्होंने तजारती खसारा भी कम किया, ये भी देखें ना। वो तजारती खसारा कर्जों से नहीं कम होता। हाँ। तजारती खसारा कम होता है कि अगर आप मुल्क की इंपोर्ट बंद कर देंगे, हाँ। आप अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ करके खड़ा कर देंगे, आप कहेंगे मैंने पेट्रोल का बजट बचा दिया। पेट्रोल के तजारती खसारा कम होना मुआशरत के लिए अच्छी चीज है, अच्छी चीज नहीं है, जरूरी नहीं है। ये अगस्त 2018 में करंट अकाउंट खसारा जो है ना, ये था 37.58 अरब डॉलर और अब अगस्त 2020 में ये 23.18 अरब डॉलर। ये बहुत जरूरी सवाल आपने उठाया, लेट मी मेक इट क्लियर। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट उस सूरत में दो सूरतों में बढ़ता है। एक है कि आपने कंजम्पशन बहुत बढ़ा दी है, आप इंपोर्टेड चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, मुल्क के अंदर सामान तय्युश मंगा रहे हैं, वो खतरनाक है। एक करंट अकाउंट डेफिसिट तब बढ़ता है कि अगर आपने मुल्क में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट की है। देखिए, हमने 11,000 मेगावाट 4 सालों में लगाया, जबकि 67 सालों में 18,000 मेगावाट लगा था। जब आप इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी प्लांट मशीनरी आएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट खुलेगा। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे, वो तंग दोबारा बंद हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने उस 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट को ये समझा कि शायद ये परमानेंट कंजम्पशन से आ गया है। इन्होंने इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दी, इन्होंने 40% डिवैल्यूएशन की, उधर इंटरेस्ट रेट जो है पॉलिसी रेट 13.25% पे ले गए। नतीजा ये निकला कि उसने इकॉनमी को क्रिपल कर दिया, इकॉनमी को इमरजेंसी ब्रेक लगा के खड़ा कर दिया, हमारी ग्रोथ रेट क्रैश कर गई, हमारे चलते कारोबार बंद हो गए और महंगाई की एक ऐसी लहर मुल्क के अंदर बर्पा हुई कि अब तक ही उसको नहीं संभाल सके हैं। अच्छा जी, फवाद साहब इसका क्या जवाब देंगे जो ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं? अच्छा, नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 2008 तक जब हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा था वो था 6 ट्रिलियन रुपया। अब 2008 से 2010 तक जो पाकिस्तान का कर्जा है
वो पहुंच गया तकरीबन 25-26 ट्रिलियन के ऊपर। तो पहला जो 6 ट्रिलियन लिया आपने देखें आपने उसमें क्या किया, आपने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, आपने पाकिस्तान की फौज को खड़ा कर दिया, आपने एटमी ताकत बन गए, आपने मोटरवे भी आपने उसी में बनाई, उसके बाद आपने गवादर का शहर जो है वो खरीदा, उसको पूरा बना दिया, और क्या क्या पाकिस्तान में आपने बहरी बेड़ा तैयार कर लिया, क्या क्या आपने नहीं किया, ये पहले 6 ट्रिलियन में किया। और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस 6 ट्रिलियन को उठा करके जब 25 के ऊपर बनाया, तो हमें ये बताएं कि इन्होंने क्या किया। ये कहते हैं हमने बिजली बना दी, चने बिजली बना दी, क्या ये काफी है एक्सप्लेनेशन? आंसर इज नो। दूसरी बात, ये जो अब कह रहे हैं कि ये कर्जा 25 से चला गया है 31 के ऊपर, तो जब डॉलर जो था जी 25 से 35 के ऊपर चला जाता है, तो वो क्यों गया है? इसलिए कि 35% डॉलर डिप्रिसिएशन हुई है। अगर आप 100 रुपया जब कर्जे के ऊपर कर्जा था और अब आप उसको जो है वो 170 के ऊपर जब आप जाएगा, तो जाहिर है कि वो डिप्रिसिएशन होगी। इन रियल टर्म्स वो कर्जा नहीं बढ़ा है, वो सिर्फ जो है वो डिप्रिसिएशन का कर्जा है और कोई वजह नहीं। पहली बार जो पाकिस्तान का अगर आप देखें तो 2 सालों में पहली बार जो रियल डेफिसिट है पाकिस्तान का, उसमें हमारा खत्म हो गया है। पहली बार हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $20 बिलियन से वो $3 बिलियन के ऊपर आ गया है। कोविड के बाद जहां पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, पाकिस्तान इज प्रोबेबली द अमंग दोज वेरी फ्यू कंट्रीज जहां पे एक्सपोर्ट्स जो है वो 6% के ऊपर गई हैं, 6% से ऊपर गई हैं। लिहाजा ये जो ओवरऑल इकोनॉमी का एक जो सबसे बड़ा इस हुकूमत का मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान का जो बुनियादी विजन रहा, जो बड़ा कामयाब है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके ये किया कि हर चीज आप अपने कमरे में देखिए इस वक्त, हर चीज आपको पता चलेगा कि आपकी बाहर आप कैमरा उठा के देख लें, आप छत देख लें, आप लकड़ी इवन जो लगी हुई है वो आप देख लें, दरवाजे देख लें, हर चीज आपकी बाहर से आई हुई है। इन्होंने एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की बना दी। और इनका आइडियल क्या था? इसहाक डार साहब वगैरह ये जो सारे थे, इन्होंने क्या किया, ये दुबई को आइडियलाइज करते रहे विदाउट रियलाइजिंग कि वो 30-40 लाख की आबादी है, वो एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के तौर के ऊपर चल सकती है। 22 करोड़ को जो मुल्क है वो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए थी हमें, इन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब आकर के हम ये क्या कर रहे हैं, अभी आपने देखा कोविड में हम जब 26 तारीख को हम जब ये कोविड का पहला केस आया, हम कोई चीज अपनी नहीं बना रहे थे। आज 4-6 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्टर है कोविड मटेरियल रिलेटेड इश्यूज का। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं सर्विस इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लाने की आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है फवाद साहब। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के चारों बड़े सूबों में, मैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा, लोड शेडिंग हो रही है। पेशावर में आज भी मुजाहरा हुआ है लोड शेडिंग के खिलाफ। मैं आपको लोड शेडिंग क्यों हो रही है? हाँ ये बताएं। देखें ना, अब आपने क्या किया, यहाँ पे भी आप देखें एहसन इकबाल साहब उस वक्त प्लानिंग के मिनिस्टर थे और जाहिर है कि ये बराह रास्त जिम्मेदार हैं एक्चुअली इन मामलात के। वो क्या है कि आप देखिए कि, और इससे पहले इनके जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया इसको वापडा का। इन्होंने क्या किया, हमने इंतहाई महंगे सौदे करके, जिस तरह अयाज अमीर साहब ने कल कहा कि अगर मंगोल भी पाकिस्तान को उस वक्त जब अपनी वो थे ताकत में फतह कर लेते, इससे बुरा वो मुआहदा नहीं कर सकते थे। इन्होंने एक तो इंतहाई महंगे मुआहदे करके IPPs लगा ले, एंड विदाउट रियलाइजिंग कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है नहीं। तो अब हो क्या रहा है, 30,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी आपकी है और आप बना लेते हैं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस नहीं है जो कैरी कर सकें बिजली को, लिहाजा आपको रोजाना ट्रिपिंग का सामना करना पड़ता है, आपको रोजाना लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। तो बिजली होते हुए इसका आप जवाब देना चाह रहे हैं एहसन इकबाल साहब, लेकिन मैंने एक वक्फा भी लेना है। लेकिन वक्फे से पहले जरा आज जो पिशावर में जो लोड शेडिंग पे लोग बड़े गुस्से में थे, वो क्या कह रहे थे, जरा छोटा सा उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, उनके भी व्यू सुन लें। अंदरूनी शहर जितना है या कतूत, इसमें 15 मिनट 1 घंटा बिजली आती है, 2-2, 3-3 घंटे नहीं होती है। इलाके पे हमारे बच्चों पे हमारे बड़ों पे रहम किया जाए, मेहरबानी करके जो आपने इमरान खान ने जो वादे किए थे हम उसको एहतजाज करते हैं, उसको कहते हैं कि ये पूरा करें। बस कम दिन में 4 घंटे लोड शेडिंग होती है, 2 घंटे होती है, फिर 5 मिनट के फिर वापस चली जाती है। ये क्या हाल है? अच्छा आपसे जवाब लेता हूँ वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले हमने सवाल उठाया कि
मुल्क के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अभी तक लोड शेडिंग हो रही है। फवाद चौधरी साहब का कहना है इसकी वजह माजी की हुकूमतों की पॉलिसियाँ, उन्होंने सही मुआहदे नहीं किए थे। तो एहसन इकबाल साहब इसका क्या जवाब है? देखिए, पहली बात इन्होंने नेटवर्क इंप्रूव नहीं किया, मैं ये भी जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले फवाद साहब ने ये कहा जी कि इन्होंने 25,000 अरब कर्जा कैसे पहुँचा दिया। हमारे दौर में 10,000 अरब अगर कर्जा आया तो हमने तो बताया कि उसके एवज हमने 11,000 मेगावाट बिजली लगाई, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाए, गवादर पोर्ट को सी पैक के मंसूबों को कामयाब किया। अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान गया हुआ था, आप हज़ारा एक्सप्रेस वे पे जाएं, आप हवेलियाँ से था कोट तो जाएं, आप मुल्तान से सखर को चले जाएं, आप लाहौर से मुल्तान को चले जाएं। एक वक्त था कि लाहौर से कराची से लोग लाहौर इस्लामाबाद आने के लिए समझते थे कि जहाज़ नहीं मिला तो हम जा नहीं सकते। अब एक फैशन बन गया है कि कराची से लोग लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करने बाई रोड आ रहे हैं फैमिलीज़ के साथ उन मोटरवेज़ के ऊपर। हमने तो चप्पे चप्पे पर मंसूबे बनाए ना। ये बताएं कि हमारे जितना कर्जा इन्होंने 10,000 अरब का 2 सालों में लिया है, पूरे मुल्क में कोई एक ईंट नहीं लगाई, और अब ये कहते हैं जी हमने डिवैल्यूएशन की। तो भाई डिवैल्यूएशन का नुस्खा आपको किसने कहा था कि आप करें? हम तो उसके खिलाफ हैं। इमरान खान साहब कहते थे मेरे पाकिस्तानियों, एक जब रुपया, $1 जब डिवैल्यू करते हैं तो 100 अरब का कर्जा चढ़ जाता है। तो भाई वो आप हमें जो कल सुनाते थे, तो आपने इतने 1,000 अरब का कर्जा अगर चढ़ाया है तो आप उसके जिम्मेदार हैं। लोड शेडिंग क्यों हो रही है? लोड शेडिंग के ऊपर आए। जुलाई 2018 में, मई 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के गए, पाकिस्तान 0 लोड शेडिंग पे था और 2018 में भी चलता रहा। इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। इन्होंने मुल्क की मईशत को कंगाल कर दिया है। टैक्स ये इकट्ठे नहीं कर सक रहे। आज 2 साल बाद भी हम 4,000 अरब के ऊपर टैक्सों पे बैठे हैं जहां 2 साल पहले थे। इनके पास पैसे नहीं है, कैपेसिटी है, कारखाने लगे हुए हैं, इनके पास पैसे नहीं है कि ये उसमें तेल डाल के, उसमें ईंधन डाल के उसको ये चला सके। FBR के 3 सरबराह बदले हैं जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो ये कहते हैं कि जी इन्होंने महंगे किए, मैं आपको ये चैलेंज करता हूं, ये बताएं कि जो पाकिस्तान का एवरेज टैरिफ था, जितने हमारे दौर के मंसूबे लगे, वो उससे नहायत कम निरखों पे लगे। आपके दौर में की बात नहीं है, मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी का जो पहला दौर था ना, जो 93-94 वाला था, उसमें कुछ महंगे। हमारे तो सब कोई $7 7 सेंट पे कुछ। अच्छा, मैं अब ये काफी बहस हो गई है। अब फवाद साहब, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि FBR के भी 2 साल में 3 सरबराहान जो हैं वो चेंज हुए हैं, तो जो वजारत इत्तलात है इसके भी 2 साल में 3 मिनिस्टर चेंज हुए हैं और पहले मिनिस्टर आप थे। आज इसमें असद उमर साहब जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात किया, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहली जो हमने गलती की ना, वो हमारी जो मीडिया के साथ रिलेशनशिप जो है वो आते ही ऐसे इस्टेब्लिश हो गई जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे फवाद चौधरी जो करने की कोशिश कर रहा था वो गलत नहीं था और एंड में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन आप इतने बड़े रिफॉर्म एजेंडा के साथ आएँ, और रिफॉर्म एजेंडा जाहिर है जब तक आप अवाम को साथ ना लेके चलें तो आप बड़ी रिफॉर्म कर नहीं सकते, और सारा आपका बयानिया जाना है मीडिया के ज़रिए, और मीडिया को ऐसे लगे कि आप तो इनको ख़त्म करने के लिए आ गए हैं। उसकी वजह से शुरू में हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हुई। अच्छा फवाद साहब, इसका आपका जिक्र भी किया है असद उमर साहब ने, लेकिन अच्छे पैराए में किया है, पॉजिटिव सेंस में किया है। लेकिन ये सवाल अहम है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले 2 साल में 3 मिनिस्टर तब्दील हुए। सबसे पहले मिनिस्टर आप थे, फिर फिरदौस हाशिकवान साहब आई, वो मशीर थी, और अब शिबली फराज साहब हैं। तो असद उमर साहब ये क्यों कह रहे हैं कि मीडिया को ऐसे लगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मीडिया को ख़त्म करने के लिए आई है? ये बात सही है। देखिए, जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं, इशू क्या था? इशू ये था कि देखिए, मैं पहले दिन जो मालिकान से जब मेरी मुलाकात हुई हफ्ते के बाद, हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि अब पता नहीं आप एडिट कर देंगे या चला देंगे, बट हो ये रहा था कि जो हमारा जो सरकार का जो इश्तिहार है वो अगर लेट से 3 लाख रुपया पर मिनट चार्ज होता है, तो जो प्राइवेट इश्तिहार है वो उसी पर मिनट का वो 60,000 रुपए का चार्ज हो रहा था। तो मैंने मालिकान से ये कहा कि जनाब बात ये है कि या तो आप हुकूमत को समझें कि हम आपके मेंटोर हैं, और या फिर आप समझें कि हुकूमत आपकी क्लाइंट है। लेकिन अगर आप हमें मेंटोर समझेंगे तो फिर ये होगा कि फिर ये नहीं हो सकता कि आप खबरें अपनी मर्जी की देंगे, फिर आपका डायरेक्टर न्यूज भी गवर्नमेंट लगाएगी,
फिर आपका जो अपना मामलात है, कौन सी खबर चलनी है कौन सी नहीं चलनी, वो भी जो है वो गवर्नमेंट बताएगी। तो इस तरह तो गवर्नमेंट, ये जो बिजनेस मॉडल आपका है, इसमें तो मीडिया आजाद ही नहीं हो सकता। अच्छा। तो मेरी राय ये है कि आप गवर्नमेंट को क्लाइंट समझें, और जिस तरीके से जितने आप प्राइवेट इंडस्ट्री से पैसे ले रहे हैं उतने ही पैसे हमसे लें, और जो इश्तिहार जिस तरीके से जो पैराफर्निलिया या जो हमारा एक पैराडाइम है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, वही आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रखें। यहाँ ये बात, और असद उमर साहब एक्चुअली उसको रेफर कर रहे हैं, और बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम था और उसके बाद लगा के जैसे। और दूसरा फिर देखें, मैंने उस वक्त भी कहा था, सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है और अब और बड़ा होता जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स वगैरह आपने देख लिया, अब आपके सामने आगे जो मैंने कहा था वो सही साबित हुआ। लेकिन मीडिया को मैंने उस वक्त भी ये महर्ज कर रहा था, बिजनेस मॉडल्स अपने चेंज करने पड़ेंगे, बाद में कभी कईयों ने किए भी, और उन्होंने जो है उसको रैशनल जो है वो किया। अब भी सोशल मीडिया ने यहाँ पे नहीं रुकना। ये तो अभी अमेरिका ने ये 5G को बैन कर दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आना है, इंटरनेट जितना ही बड़ा रेवोल्यूशन आना है, और उसको जो है वो एडजस्टमेंट। मैं सिर्फ, मेरी जो अर्ज थी, और मेरी अर्ज अब भी है और मेरी अर्ज कल भी रहेगी, चाहे कोई माने या ना माने, कोई मीडिया आज़ादी क्लेम नहीं कर सकता अगर वो कहे कि उसका बिजनेस मॉडल ये हो कि मैं हुकूमत से इश्तिहार लूंगा और मैं उसके बाद जो है वो इश्तिहार चलाऊंगा और मैं उसके बाद जो अपना बिजनेस करूंगा। ये मॉडल नहीं चल सकता, और मेरा अब भी यही ख्याल है। अब उसके ऊपर कोई नाराज हो, राजी हो। अच्छा, अब जरा आजे जी अकाउंटेबिलिटी पे, एहसन इकबाल साहब, अकाउंटेबिलिटी यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो आज हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की है, तो उसमें ये मैंने देखा है कि ये देखें, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की है, तो उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो परफॉर्मेंस है वो भी हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस में शामिल कर ली है, और उसने जो रिकवरियाँ की हैं वो भी अपनी रिकवरियों में डाल ली हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है? नहीं तो अच्छा मीर साहब, सॉरी मैं मीडिया की एक पॉइंट एहसन साहब, बड़ी माजरत के साथ एक पॉइंट सर मैं कहना चाह रहा था। अब हुकूमत ने सारी पेमेंट्स कर दी है ना मीडिया हाउसेस को, अब हुकूमत की तरफ 1 रुपया भी जो है वो बाकी नहीं रहा। मुझे बताएं कितने लोगों को तनख्वाहें मिल गई हैं नीचे, और कितने साफी जो है वो बहाल हो गए हैं? तनख्वाहें तो मॉडल ही नहीं है। तनख्वाहें वैसे हमारे चैनल्स में, काफ़ी चैनल्स में लोगों को मिलना शुरू हो गई हैं, लेकिन बाकी जो लोगों को निकालने का सिलसिला है वो तो अभी तक जारी है। लेकिन अब उस पर फिर मज़ीद एक किसी दिन प्रोग्राम में बहस कर लेंगे। लेकिन ये मैं ज़रा अकाउंटेबिलिटी पे बात कर रहा था, आपका क्या ख्याल है कि ये वैसे शामिल करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, चूंकि नैब इस वक्त हुकूमत का ज़ैली इदारा है और हुकूमत की हदायत के ऊपर उन्होंने शायद इसलिए शामिल किया कि वो जो रिकवरी करती है वो कौमी खजाने में जाती है ना। नहीं, देखें ना, जो टेक्निकली तो नैब क्लेम करता है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत तो उन इदारों को अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकती है जिसके ऊपर हुकूमत असरअंदाज हो सकती है। अगर एक ऐसा इदारा जो आप ये कहते हैं कि हमारे ज़ेरे इंतज़ाम ही नहीं है और उसके ऊपर हम असरअंदाज नहीं हो सकते, तो उसको आप अपनी कारकर्दगी में कैसे शामिल कर सकते हैं? शामिल करने का मकसद ये है कि हुकूमत इसके ऊपर असरअंदाज होती है, और सिवाय इसके कि वो अपोजिशन को पकड़ दकड़ करे। आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया। इनका जो सबसे बड़ा नारा था एहतसाब का, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आप सामने रख लें तो वो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है कि सिवाय इसके कि वो अपने मुखालफिन को अंदर कर रही है। शकील उर रहमान साहब का क्या कसूर है? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में मार्शल लॉ की हुकूमतें आई, ज़ियाउल हक का मार्शल आया, मुशर्रफ का मार्शल आया, कभी किसी मीडिया हाउस के सरबराह को इस तरह जेल में बंद नहीं रखा जा सका जैसे इस हुकूमत के दौर में रखा गया। तो ये अब आके सिर्फ फिर कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी। मीडिया तब आज़ाद होगा कि जब आप उसको एडिटोरियल फ्रीडम देंगे। अगर आपने मीडिया को PTV बना देना है तो उसके अंदर इश्तिहार कौन चलाएगा? फवाद चौधरी साहब, ये आपके ख्याल में हुकूमत की जो 2 साल की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है उसमें नैब की परफॉर्मेंस को शामिल करना जरूरी था? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, जो नैब है वो हुकूमत के बाहर इदारा नहीं है। अच्छा, ये तो लॉजिकली ही नहीं है। पाकिस्तान में चाहे आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का मामला हो, तमाम जो पाकिस्तान के महकमे हैं वो पाकिस्तान की वफाकी काबीना के मातहत हैं। एंड सो इज नैब। अच्छा, ये नहीं है कि कोई और इन्होंने का कोई जो है वो आसमान अलहदा होगा, तो इट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, विद इन गवर्नमेंट जो नैब है उसको कई और इदारों को एक जो है वो आज़ादी हासिल है, फंक्शनल आज़ादी जो है वो हासिल है। और ये जो फंक्शनल आज़ादी है ये नैब के लॉ में इनहेरिट है, उसको जो है वो इस ये हुकूमत उसको असर नहीं कर सकती। और दूसरा, जब एहसन इकबाल साहब बड़ी तनकीद करते हैं नैब के ऊपर,
बड़ी कन्वीनियंटली ये इग्नोर कर देते हैं। ये कानून 1997 में एहसन इकबाल साहब का बनाया हुआ है और इनकी हुकूमत का बनाया हुआ है। चेयरमैन मौजूदा जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN के लगाए हुए हैं। चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक हर अपॉइंटमेंट इनकी अपनी की हुई है। हर जो वहां पे प्रोसिक्यूटर है वो इनका अपना लगाया हुआ है। हर जो तफ्तीशी है वो इनका अपना लगाया हुआ है। एहसन इकबाल साहब नफी में सर ला रहे हैं और मैं हैरान हो रहा हूँ। जावेद इकबाल साहब आपकी शायद हकान अब्बासी साहब ने लगाए थे। देखिए बात ये है कि ये नैब जो है, आखिरी बात जी जरा सुन लें उनकी बात। जी आखिरी बात सुना दें। सिर्फ मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए ना वो फिर अपने मुंह पे मारते हैं। अब जब जंग की खड़ा होना चाहिए। ये नैब ऑर्डिनेंस जनरल मुशर्रफ ने इसको दोबारा बनाया था और अपने मकसद के लिए बनाया था। नैब के पहले चेयरमैन सैफुर रहमान साहब, मेरी बात सुनिए ना, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। बिल्कुल आई एग्री विद। और अगर इस नैब को उस दौर में बनाया गया था, पिछले दौर में हमारी हुकूमत के दौरान हमने कंसेंसस कर लिया था नैब के रिफॉर्म के ऊपर, लेकिन जब पनामा केस हुई ये लोग भाग गए उसमें से बददियानती करते हुए। और दूसरे, अगर हमने इतने अपने बंदे लगाए हुए थे तो इनके बंदे हम पकड़ते हैं। हमने तो हमारे 5 साल में कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई। अगर हम इनकी तरह चलते तो इमरान खान से लेकर नीचे तक आरिफ अलवी तक सारे रियासती दहशत गर्दी पे टेलीविजन स्टेशन और पार्लियामेंट के ऊपर हमले के लिए ये डेरा गाजी खान की जेल में कोई होता, कोई मियां वाली की जेल के अंदर होता। लेना वक्फे के बाद जो 2 साल में जो ऑपोजिशन की कारकर्दगी है उस पर एक छोटा सा सवाल करना है वक्फे के बाद दोबारा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। एहसन इकबाल साहब, हमने इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में तो काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, 2 साल की परफॉर्मेंस। तो ये 2 साल में उनकी हुकूमत जो है वो कायम दायम है और हो सकता है कि आइंदा भी कायम दायम रहे, क्योंकि अपोजिशन डिवाइडेड है। देखिए नहीं, अपोजिशन डिवाइडेड नहीं है, एक तासुर है कि डिवाइडेड है, लेकिन मैं समझता हूं कि बुनियादी चीज़ों के ऊपर मुत्तफ़िक है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द APC भी होगी और हम मुत्तफ़िका लाएमल भी बनाएंगे। और आज हुकूमत जहां खड़ी है, जितनी एक्सपोज्ड खड़ी है, इसमें जहां मीडिया का एक बहुत अहम किरदार है, वहां पे अपोजिशन ने भी अपना किरदार पार्लियामेंट के अंदर अदा किया है। मैं हामिद साहब इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, अभी मैं सीधा गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा हूँ, 3 दिन वहाँ था। मैं ये बात रेज़ करना चाहता हूँ, एहतजाज करना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ ये हुकूमत बहुत ज़्यादती कर रही है। वहाँ पे हंजल पावर प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा जी वहाँ लोड शेडिंग होती है। एक पावर प्रोजेक्ट जिसकी टेंडर हो चुके, बोली हो चुकी 1.5 साल पहले, और वो कंपनी थी उसने बोली जीती जो दयामीर बादशाह डैम बनाने जा रही है। 1.5 साल से उसका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया जा रहा। कश्मीर अफेयर्स उसके ऊपर बैठी हुई है। अच्छा, 1.5 साल हो गया है। वहाँ 4 जिले उन्होंने बना दिए हैं, नए जिले क्रिएट किए हैं। 1.5 साल से ये मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स बैठी है, उनको नहीं करी। जितने सड़कों के मंसूबे हमने नए दिए थे उनके फंड्स रोक दिए गए हैं और वो लोग परेशान हैं। थाकोट रायकोट के दरमियान हमने जो फंड रखे थे इन्होंने MNAs के अंदर बांट दिए हैं और उस सेक्शन का कराकरम हाईवे पे बदतरीन हालत है। मेडिकल कॉलेज हमने वहां दिया था, उसके फंड खत्म कर दिए हैं। मैं मुतालबा करूंगा गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों की तरफ से कि उनको इंटरनेट की सहूलत दी जाए जैसे इस्लामाबाद कराची के बच्चों को हासिल है। ये बुनियादी हक है उनका। बड़ा अच्छा मुतालबा किया। लेकिन फवाद साहब, मैं चाह रहा हूं कि आखिर में जरा आप भी जरा बताएं ना कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, तो अगले 2 साल में 3 साल में आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंटरनेट का स्प्रेड एंड स्टेबिलिटी पाकिस्तान का एक बुनियादी मसला है। अनफॉर्चुनेटली ये पिछली हुकूमत जो थी उन्होंने ये किया कि ये पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद ही मुल्क होगा जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 0.64% ऑफ GDP का था 2008 में। इसको कम करके 0.24% पे ले आए। यानी शायद ही कोई और मुल्क होगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजट में इस कदर ड्रास्टिक जो है वो कमी लाए। अब इसको एक तो IT मिनिस्ट्री से मैं यही रोज़ मुतालबा करता हूँ कि आप स्प्रेड एंड स्टेबिलिटी के ऊपर करें, और मैं एग्री करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान को जो PMLN ने नहीं दिया इतने सालों में, वो PTI हुकूमत को फ़ौरन देना चाहिए और इंटरनेट की जो स्प्रेड एंड स्टेबिलिटी है वहाँ पे होनी चाहिए। जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, देखिए पहली तो हमने बड़ी कामयाबी हासिल की कि 26 फरवरी को जब पहला कोविड केस आया था हम 100% इम्पोर्टर थे हर चीज़ के। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजर एक्सपोर्टर हैं हर चीज़ के। ठीक है। और आज काबीना ने जो आखिरी था N95 मास्क, उससे भी पाबंदी उठा ली एक्सपोर्ट की, और आपको खुशी होगी कि 11 लाख N95 मास्क अब हम रोजाना पाकिस्तान में बनाते हैं। अच्छा। इसके बाद 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स मीर साहब मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह
अगले 3 सालों में जो पाकिस्तान की नौयत चेंज कर देंगे। एक तो हम सियालकोट को बनाना चाहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें आप जो मेडिको लीगल इक्विपमेंट है, जैसे अभी हमने वेंटिलेटर बनाया, हम सियालकोट को एक हब बनाना चाहते हैं मेडिको लीगल की। और ये मेडिको लीगल कह रहा हूँ, ये मेडिको इंजीनियर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग का जो एक पूरी सनत है उसकी, ताकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें, वेंटिलेटर्स हैं, डायलिसिस मशीन्स हैं, एनेस्थीसिया है, ये हम अपनी बना सकें। दूसरा जो बड़ा हमारा इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम जो छोटा फार्मर है उसको आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पूरा पैकेज देंगे जिससे उसकी बिल्कुल एक फार्मिंग तब्दील हो। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत एक शुक्रिया। जुमला एक आम आदमी से ये सड़क पे जाके पूछें 2 साल पहले तुम अच्छे थे या आज अच्छे हो, वो इनको आटे दाल का भाव बता देगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।